नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग लेकर डीबी लाइव ब्रेकिंग लेकर आपके सामने मौजूद हूँ मैं राजीव, और हमारे साथ दो खास हमारे साथी मौजूद हैं। आइए ज़रा स्क्रीन पर प्रशांत टंडन जी को और दीपक पाचपोर जी को भी ले आइए और सीधा हम बढ़ते हैं आगे। इस ब्रेकिंग में क्या खास है। प्रशांत जी आपका स्वागत करता हूँ और दीपक जी आपका भी स्वागत है। और सीधा सिंपल सी बात जो हम आप सबके बीच लेकर आए हैं वो, हालांकि ये बीच में जो ब्रेकिंग न्यूज़ है इसको ज़रा हटा लीजिए, स्क्रीन पे जो आ रहा है इसको हटाइए और चलें पार्लियामेंट की तरफ। नए संसद भवन और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हुए नज़र आ रहे हैं। आज सुबह से गहमा गहमी का माहौल था और सबसे बड़ी बात ये कि इस नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के पिछले सप्ताह 10 दिनों से लगातार इस पर चर्चा परिचर्चा चल रही है, डिबेट्स चल रहे हैं और उसमें विपक्ष के 21 जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, उसने इसका बहिष्कार किया था और नाम यही था कि राष्ट्रपति के हाथों इसका उद्घाटन क्यों नहीं कराया जा रहा है। तो राष्ट्रपति महोदया तो नहीं आई, लेकिन राष्ट्रपति महोदया जो हैं उनका यहाँ पर संदेश जरूर पढ़ा गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण था वो बहुत यहाँ मायने रखता है। और नए संसद भवन से वोट बटोरने की कोशिश हम क्यों कह रहे हैं ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आएंगे प्रशांत जी के पास भी और दीपक जी के पास भी, लेकिन उससे पहले ज़रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर क्या कुछ कह रहे थे उसकी वानगी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से तमिलनाडु को साधते हुए, तमिलनाडु को इसलिए साधने की कोशिश क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेंगोर यानी राजदंड का यहाँ की स्थापना भी की और राजदंड जो है उसके बारे में भी चर्चा बहुत हो चुकी है, लेकिन राजदंड का ताल्लुक, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं तमिलनाडु से है और इसलिए शायद तमिलनाडु का जिक्र बार बार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भाषण में। सुन लेते हैं कि तमिलनाडु का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा नहीं बल्कि चर्चा तो शाम को आप सुनेंगे। ये एक खास रिपोर्टाज आपके बीच हम पेश करेंगे। आज बहुत गहमा गहमी सड़क पे भी रही, उधर पहलवानों के साथ धक्का मुक्की और गिरफ्तारी तक का माहौल बना। पहलवान जो है वो कूच करना चाहते थे नए संसद भवन तक अपनी मांग को लेकर के, लेकिन वहाँ विनेश फोगाट से लेकर के साक्षी मलिक तक सबको गिरफ्तार किया गया। तो उधर पहलवान यानी रेसलर्स जो देश का नाम रोशन करते हैं और वो पिछले महीने भर से ज़्यादा का वक्त जो है गुजर गया और सड़कों पे हैं, जंतर मंतर पर अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ नए संसद भवन का उद्घाटन आज हो चुका है और पूरे पूजन और हवन और अलग अलग सर्वधर्म समभाव की कोशिश भी की गई वहाँ पर। वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साष्टांग दंडवत करते हुए नजर आए। सारी तस्वीरें आपके सामने हम पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन से, नए संसद भवन से तमिलनाडु पर क्या कुछ कह रहे हैं। पूज्य संतगण, हम सभी जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में तमिलनाडु की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वीर मंगई वेलु नाचियार से लेकर मर्द भाइयों तक, सुब्रमण्यम भारती से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़ने वाले अनेकों तमिल लोगों तक हर युग में तमिलनाडु भारतीय राष्ट्रवाद का गढ़ रहा है। तमिल लोगों के दिल में हमेशा से मां भारती की सेवा की, भारत के कल्याण की भावना रही है। बावजूद इसके ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की आजादी में तमिल लोगों के योगदान को वो महत्व नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिए था। अब बीजेपी ने इस विषय को प्रमुखता से उठाना शुरू किया है। अब देश के लोगों को भी पता चल रहा है कि महान तमिल परंपरा और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक तमिलनाडु के साथ क्या व्यवहार हुआ था।
तो सुन रहे थे आप तमिलनाडु के साथ। चलते हैं एक एक छोटा छोटा कमेंट लेते हैं प्रशांत टंडन जी से भी और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और भाषण को भी सुनेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि ट्विटर पर क्या कुछ चल रहा है। प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी तक आरजेडी और बीजेपी के बीच भी आज जमकर तकरार देखने को मिली, वो भी सोशल मीडिया के जरिए दो पार्टियां आपस में लड़ती हुई नजर आईं। उन सब पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले तमिलनाडु। प्रशांत टंडन जी, ये अचानक तमिलनाडु कहाँ से आ गया बीच में? इस बातें हो रही हैं, नए संसद भवन का उद्घाटन यहाँ दिल्ली में है, लेकिन बीच में यहाँ तमिलनाडु। क्या स्पेशल फोकस्ड इस उद्घाटन में तमिलनाडु को लाया गया है, ये माना जाए? देखिए राजीव जी, ये इसको समझना होगा कि ये नरेंद्र मोदी के भाषण का मतलब क्या है, ये क्यों कर रहे हैं, तमिलनाडु क्यों याद आ रहा है, एजेंडा क्या है। मैं बताता हूँ एजेंडा क्या है। एजेंडा ये है राजीव जी कि तमिलनाडु में 5-6 दशक से बहुत सक्सेसफुल द्रविड़ आंदोलन हुआ, सामाजिक न्याय की शक्तियों की जीत हुई, ब्राह्मणवाद वहाँ पे नहीं चला। जो सामंती व्यवस्था उत्तर भारत में अभी भी मौजूद है, उस सामंती व्यवस्था के खिलाफ तमिलनाडु के लोग खड़े हुए। और आज आप देखिए कि जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये कोई राजनीतिक भाषण है, वो बीजेपी की बात कर रहे हैं। वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं खड़े हैं वहाँ पे। उन्होंने कहा बीजेपी ने शुरू किया काम। बीजेपी ने क्या काम शुरू किया? बीजेपी कोशिश कर रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कामयाब होंगे कल, कोशिश कर रही है कि द्रविड़ आंदोलन को कमजोर किया जाए। जो पेरियार का योगदान है तमिलनाडु के समाज और राजनीति में, उसकी जड़ें खोदी जाए। और आप देखिए कि किस तरीके से तमिलनाडु के ब्राह्मणों को बुलाकर एक सुबह पूजा अर्चना कराई गई है सिंगोल की कर्मकांड में। कितने, कोई एक भी तस्वीर जो कोई मुझे बता दे, हमारा दर्शक ही बता दे कि क्या कोई द्रविड़ व्यक्ति उसमें है, तस्वीर में दिख रहा? तो द्रविड़ आंदोलन ने तमिलनाडु के सामंती निजाम की जड़ें खोद डाली। और असर उसका यह है कि तमिलनाडु में जितनी भी 5-6 पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, उनमें एक भी राजनीतिक दल गैर द्रविड़ राजनीति का नहीं है। यानी विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की राजनीति में वहाँ पे द्रविड़ आंदोलन की जो है वो असर है। चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो एमडीएमके हो, चाहे वो एआईएडीएमके हो या दूसरी या पीएमके हो, कि जितनी भी पार्टियां हैं वहाँ पे। तो ये बेसिकली अभियान, नया अभियान आरएसएस और बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन के खात्मे का। अब तमिलनाडु की जनता पर है कि वो कैसे उस पर प्रतिक्रिया अपनी करते हैं। राजीव जी। जी बिल्कुल। तमिलनाडु की जब बात आती है तो द्रविड़ आंदोलन की बात आती है, और वहाँ देखिए डीएमके और एआईडीएमके दोनों पार्टियां आमने सामने। एआईडीएमके के खात्मे की बात भी चल रही है कहीं ना कहीं, और ख़ासकर जयललिता के जाने के बाद से। और दूसरी तरफ द्रविड़ आंदोलन की बात, और जो अभी कह रहे थे प्रशांत टंडन जी, क्या वहाँ खुद को स्थापित करना चाहती है बीजेपी तमिलनाडु में, और क्या इसमें सक्सेसफुल हो पाएगी, क्या सफलता मिल पाएगी बीजेपी को? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त जो हम कुछ देख रहे हैं वो है नए संसद भवन का लोकार्पण नहीं बल्कि अब उद्घाटन, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। एक कमेंट डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपसे भी फटाफट लेना चाहता हूं और बढ़ेंगे आगे। बहुत कुछ है इस पिटारे में, इस ब्रेकिंग में, और बाकी चर्चा तो हम लोग आराम से शाम को करेंगे ही। 7 बजे शाम को न्यूज़ पॉइंट ज़रूर देखना मत भूलिए दोस्तों। लेकिन इस वक्त जो कुछ हम लेके आ रहे हैं वो ख़ास रिपोर्टाज आपके बीच कि दिन भर और अभी तक क्या कुछ हुआ है। संसद भवन को लेकर गहमा गहमी हंगामा सब कुछ बरपा रहा, लेकिन इसके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या तीर चलाते हुए, निशाना किधर साधते हुए नजर आए, ये हम देखने समझने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक जी, पहला कमेंट आपसे। राजीव जी देखिए, जैसे प्रशांत जी ने बताया, ये एक बहुत ही गूढ़ समीक्षा है, लेकिन जो सामान्य जनों तक इसके जो विजुअल जाएंगे वो केवल यही जाएंगे कि देखिए किस तरीके से गेरुए वस्त्रधारी लोगों को
महत्व दिया गया है, राजदंड की स्थापना की है। ऐसे जो प्रतीक हैं जो हमारे पुराने, चाहे वो उसके पौराणिक संदर्भ हो, चाहे धार्मिक संदर्भ हो, आध्यात्मिक संदर्भ हो, उसके बाद इनके खुद की वेशभूषा आप देखिए प्रधानमंत्री जी की, वो एक जिस तरीके से जाए है, तो इससे लोगों तक मैसेज ये जा रहा है कि एक तरह से धर्म राज्य की स्थापना हो गई है। इसके साथ ही एक ये कंपैरिजन भी शुरू हो जाएगा कि 14 अगस्त की रात का, 14 अगस्त 1947 की रात की संसद और आज की संसद में क्या फर्क है। वो जो संसद का जो क्षण था 14 अगस्त की रात को, जब हमें आजादी मिली मध्य रात्रि को, वो जो संसद बनी थी, वो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्षों से बनी थी। और उस संघर्ष में, उस स्ट्रगल में एक समावेशी समाज ने मिलजुल कर सामना किया था और उस आजादी को प्राप्त किया था। ये आज की जो संसद है, एक तरह से बहुसंख्यकवाद जो है उसको वापस ले आया गया है, और समावेशी समाज जो रचा गया था पिछले 75 वर्षों में, आज एक तरह से उस पर अवसान का काल है। मुझे तो दिन को ही अंधेरे का एहसास हो रहा है कि जिस समय एक वर्ग विशेष को लेकर, एक वर्ग विशेष की धर्म की सारी प्रतीक चिन्हों को लेकर यह जो संसद रची गई है, बनाई गई है, एक्चुअली ये एक तरह से पुराने इतिहास को पूरा का पूरा खत्म करने की कोशिश है। अब चाहे लोग इसमें कहते रहे कि नहीं, इस तरीके की हमें नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, असली बात यह है कि एक तरह से अब ये संघर्ष शुरू हो गया है कि भारत को एक समावेशी समाज चाहिए, या एक ऐसा समाज चाहिए, एक ऐसा देश चाहिए जहां पे एक वर्ग या एक वर्ग विशेष की वहां पे प्रधानता हो। आज तो मोदी जी ने सीधे सीधे वो एक तरह से स्थापित कर ही दिया। हमें लगता है कि हम ऊपर से ऐसा हम कह सकते हैं कि ठीक है, तमिलनाडु के लोगों को बुलाया, तमिलनाडु के धार्मिक लोगों को बुलाकर एक तरह से वहां पर तमिलनाडु में आगे होने वाले जो चुनाव है, क्योंकि कर्नाटक हार चुकी है भारतीय जनता पार्टी, तो दक्षिण भारत में उसे एक स्तंभ चाहिए, तो तमिलनाडु पे उसकी नजर हो सकती है। लेकिन व्यापक रूप से लोगों तक यह संदेश देने की कोशिश है कि वो जो संसद थी वो धर्म का पालन नहीं करती थी, और ये जो संसद है ये धर्म के रास्ते पर आगे चलेगी। ये इसका जो संदेश है, ये आगे आने वाले समय में कहीं बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि भारत के लिए बहुत अच्छा संदेश लेकर नहीं जाएगा। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, भारत के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। और उसमें भी प्रधानमंत्री का जो भाषण, ये जो भाषण है, अगर आप पूरा सुनेंगे तो पूरा का पूरा भाषण कहीं ना कहीं चुनावी भाषण नजर आ रहा था। ऐसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं चुनाव को साधने के लिए ही बोलते हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। एक भाषण और सुनाना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्या कुछ कह रहे हैं आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक तरफ तमिलनाडु को साधते हुए, दूसरी तरफ देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए आप उन्हीं की जुबानी। नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है, नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है, दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। और आज फिर एक बार पूरा विश्व भारत को, भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। प्रशांत जी बड़ा गुस्से में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए बिल्कुल खुद
टेबल को ठोकते हुए और भारत आगे बढ़ेगा तो विश्व, और भारत विश्व का आह्वान कर रहा है। बहुत सारी बातें यहाँ जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहीं न कहीं उनके मन में शायद ये गुस्सा या ये भय कह लें, गुस्सा भले दिखा रहे हों, एक भय दिखाई दे रहा है कि आज इस मौके पे विपक्ष की 21 पार्टियां नहीं हैं, ये माना जाए। क्योंकि ये जो भाषण दे रहे हैं, पूरा का पूरा भाषण सुनिए, भाषण अपने आप में वही भाषण है जो हमेशा देते आए हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। थोड़ा सा लच्छेदार भाषा है, और लच्छेदार भाषा के साथ साथ विपक्ष को एक सबक सिखाने की कहें तो चुनौती कह लें, धमकी कह लें, या इसके साथ और भी कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर लें, लेकिन यहाँ मोदी जी उसी रूप में नज़र आ रहे हैं जिस रूप में अभी जो सदन में जो भाषण उन्होंने दिया था, एक अकेला सब पर भारी जो कह रहे थे, लगभग उसी वही अंदाज यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, अगर आप ये देखिए राजीव जी कि वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन बैठे हुए हैं, और जो तस्वीरें अभी आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं इस पर भी बात करूंगा, तो कौन लोग बैठे हुए हैं? अधिकांश बीजेपी के सांसद हैं, विपक्ष तो बाहर है, और देश की जनता जो है वो देख रही है कि जंतर मंतर पे क्या हो रहा है। जो हमारे मेडल लाने वाले खिलाड़ी हैं उनको, उनके साथ पुलिस कैसा बर्ताव कर रही है, उनको मार रही है, पीट रही है, खींच रही है, और बसों में बैठा रही है, उनका कैंप उठा दिया गया वहां से। नरेंद्र मोदी वहां पे कमोबेश बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी को संबोधित कर रहे हैं। ऐसी संसद, ये संसद नहीं है। संसद का औचित्य और संसद का वजूद बगैर विपक्ष के नहीं हो सकता। विपक्ष वहां नहीं है, और विपक्ष को लाने की कोशिश नहीं की गई। विपक्ष क्या कह रहा था? विपक्ष ये कह रहा था कि भाई आप वहां पे भारत की जो राष्ट्रपति हैं, जो संसद का हिस्सा हैं, जो संसद का अंग है, संविधान आर्टिकल 79 में जो बताया गया है, आप उनसे उद्घाटन कराएं। ये कोई राष्ट्र तिलक हो रहा है? आप देखिए किस तरीके की तस्वीरें, और क्या ये 21वीं शताब्दी का भारत है? और ये जो कतार में लोग खड़े हैं जिन्होंने पूजा पाठ किया है, जिनको बड़े बड़े चार्टर्ड प्लेन से इधर उधर से लाया गया है, तमिलनाडु से और कहाँ कहाँ से, ये वो लोग हैं जो कर्मकांड करते हैं मंदिरों में, पुजारी हैं। तो क्या अब आप देखिए कि इनमें एक भी आपको महिला नहीं है। जितने लोग भी हैं, महिला नहीं है। इसमें कोई दलित, कोई मुसलमान, कोई पिछड़े जाति से, कोई आदिवासी नहीं है। यानी ये भारत की तस्वीर नहीं है। जिन लोगों ने ये आज भवन की स्थापना वहां पे की है, पूजा पाठ किया है, असली मालिक तो इस देश की जनता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को उस तस्वीर से मिलाइए राजीव जी, जो भारत के संविधान सभा की तस्वीर है जी, जिसमें भारत के तमाम इलाकों से लोग हैं, तमाम जाति और मजहबों के लोग हैं, महिलाएं हैं उसमें, और वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, बलिदान दिया था। इन लोगों ने क्या किया है देश के लिए? ये धर्म गुरु हैं, इनका अपना एक काम है। तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक सामंती व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास है। उसके सिंबल्स को जो है वो जनता के बीच में, या उसके सिंबल्स को लेजिटिमाइज करने का, उसको स्वीकार्यता का प्रदान करने का काम हो रहा है। और ये बात राजीव जी मैं शुरू से कहता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की कार्यशैली में और भारत का संविधान जो भारत के प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है, उनमें बड़ा अंतर है। भारत का संविधान हमको, आपको, दीपक जी को और इस तस्वीर में जो लोग दिख रहे हैं उनको सबको भारत का नागरिक बनाता है। एक समान, एक अधिकार। मुकेश अंबानी के पास भी एक ही वोट है, मेरे पास भी एक ही वोट है, आपके पास भी एक ही वोट है, जो पीछे आपके कैमरा पे है उनके पास भी एक ही वोट है। तो सवाल ये कि
जो मोदी साहब क्या स्थापित करना चाह रहे हैं, राजा और प्रजा का काम। और इसीलिए कभी जब भी मैं राहुल गांधी से तुलना करता हूं तो यही तुलना करता हूं कि आप नरेंद्र मोदी के रोड शो, उनकी रैलियां, उनके कार्यक्रम आप देखिए, उनकी वेशभूषा, तो वो राजे रजवाड़ों वाला पूरा जो वो है उसको स्थापित करने में लगे हुए परंपराओं को। वो लोकतांत्रिक परंपराएं नहीं है। वो देश की जनता को प्रजा मानते हैं, यानी जो फ्री में बांट दिया वो कल्याण है, जनता के टैक्स के पैसे से जनता को दे रहे हो। आज भी जो आप कर रहे हो, हवाई जहाज चार्टर प्लेन में बैठ के आपने पंडितों को बुलाया है, ये भी जनता के पैसे से बुलाया है, लेकिन वहां से जनता गायब है और जनता के प्रतिनिधि गायब है। तो ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है राजीव जी। ये अब इस देश को लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं यहाँ पे कि अब आप राजशाही यहाँ पे स्थापित नहीं कर सकते, चाहे वो सिंगौल से, चाहे ये चार्टर प्लेन से बुलाए गए पुरोहितों से। देश चलेगा संविधान से, लोकतंत्र से, और इसकी मिसाल आज विपक्षी पार्टियों ने दे दी। बिल्कुल, विपक्षी पार्टियों ने 21 विपक्षी दलों ने इस पूरे प्रोग्राम का, इस नए संसद भवन का के उद्घाटन का बहिष्कार किया है। लेकिन राहुल गांधी ने ट्वीट करके इस अवसर पर क्या कुछ कहा है जरा देख लेते हैं। राहुल गांधी के अलावा भी कई सारे ट्वीट हैं, आपके सामने रखेंगे। देखिए, संसद लोगों की आवाज़ है, राहुल गांधी कह रहे हैं संसद लोगों की आवाज़ है। प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। ये राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया। इसके बाद एक ट्वीट अभी तुरंत आया है, जिसमें ये जो तस्वीर है, इसको वीडियो में चाहूँगा कि इसका वीडियो दिखाएं, थोड़ी देर में अगर दिखा सकते हैं तो बहुत ज़रूरी है। राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा, जनता की आवाज़। किसके लिए राहुल गांधी लिख रहे हैं, अभी थोड़ी देर में दिखाता हूं। वो वीडियो ज़रा डाउनलोड करके ज़रूर ले आइए स्क्रीन पर, तो ज़्यादा बेहतर होगा समझना कि एक तरफ नए लोक सदन कह लें, संसद कह लें, क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर कह रहे हैं, वो कह लें, जो भी कह लें आप, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है क्या कि जनता की आवाज़ को जहां उठाया जाता है, उसी से 500 मीटर की दूरी पर अगर जनता की आवाज़ को कुचला जा रहा हो, तो क्या अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा जनता की आवाज़? जो लिख रहे हैं राज्याभिषेक पूरा हुआ। और राज्याभिषेक की तस्वीर भी ज़रा, जो अभी जो साष्टांग करते हुए जो तस्वीर थी, उसको भी अगर ला सकते हैं तो एक बार फिर से ले आइए, जब तक ये वीडियो आप डाउनलोड करें और स्क्रीन पर लाएं, और फिर सीधा आना चाहते हैं। हाँ, ये देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, संसद भवन है, नया संसद भवन, और वहाँ और मंत्रोच्चार और उसके बीच साष्टांग दंडवत होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चर्चा करेंगे, इन सब की चर्चा करेंगे, लेकिन उस तस्वीर को बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको राहुल गांधी शेयर करते हुए, जिस वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी लेके आए हैं। लेकिन प्रियंका गांधी को जरा देख लेते हैं क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी। ट्वीट देखते हैं। बिल्कुल, प्रियंका गांधी क्या कुछ ट्वीट में लिख रही हैं, देखिए। प्रियंका गांधी ने भी 2 पिक्चर शेयर किए हैं, और आप पिक्चर को देख करके, फोटो देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ कहना चाह रही हैं। लेकिन ये खिलाड़ियों की छाती पर लगे मेडल हमारे देश की शान होते हैं। उन मेडलों से, खिलाड़ियों की मेहनत से देश का मान बढ़ता है। भाजपा सरकार का अहंकार इतना बढ़ गया है कि सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाज़ों को निर्ममता के साथ बूटों तले रौंद रही है। ये एकदम गलत है, पूरा देश सरकार के खिलाफ है, यहाँ लिख रही हैं प्रियंका गांधी। ये ट्वीट प्रियंका गांधी का है, और उसमें भी जो तस्वीर है, ये 2 तस्वीरें आपके सामने, और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये एक तरफ नए संसद भवन का उद्घाटन, और दूसरी तरफ अपनी ही आवाज़। अगर उनके साथ, इन महिलाओं के साथ, इन खिलाड़ियों के साथ अगर गलत हुआ है और वो आवाज़ उठाना चाहती हैं, ये लड़कियां, ये महिलाएं, वो बताना चाहती हैं कि इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, तो फिर इनकी आवाज़ को ही कुचला जा रहा है। यही लोकतंत्र है? क्या इसी लोकतंत्र को हम भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हैं? क्या यही जो अभी भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि दुनिया हमारी तरफ देख रही है, तो क्या दुनिया आपकी तरफ इसीलिए देख रही है कि आप इन लड़कियों का, इन महिलाओं का दमन करें? यही बात तो यहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं, यही बात तो यहाँ प्रियंका गांधी कह रही हैं। आना चाहता हूं एक बार डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी आपके पास, इन तस्वीरों को देख करके क्या कुछ आपके जहन में आता है? राजीव जी, इन तस्वीरों को देख के मुझे दो चीजें याद आ रही हैं। आप
ठीक लगभग 9 साल पहले 26 मई 2014 को भी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो साष्टांग करते दिखे थे। वो था पुरानी जो संसद भवन थी उसके सीढ़ियों को उन्होंने मत्था टेका था। आज वो फिर से दंडवत कर रहे हैं। एक कहावत है हिंदी में कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस। मुझे तो लगता है कि थोड़ी सी परिवर्तन करके हम कह सकते हैं कि 9 साल में अढ़ाई सदी हम पीछे चले गए हैं। एक तरह से हम लोकतंत्र से शुरू होकर हम राजतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। और जो सेंगोल इनके हाथ में आया है दंड, क्योंकि इस विचारधारा का ऐसा मानना है कि आपको न्याय नहीं, आपको लोगों को दंडित करना आना चाहिए। तो उस सेंगोल का पहला असर जो है, पहला असर दुष्ट पे नहीं हुआ है, किसी पीड़ा पहुंचाने वाले पे नहीं हुआ है, बल्कि पीड़ित और शोषित लड़कियों पर हुआ है, महिलाओं पर हुआ है, हमारी पहलवान बेटियों पर हुआ है। तो लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि ये दंड किन पर चलेगा। आप मान के रखिए कि ये दंड जो है बलात्कारियों पर, अपराधियों पर, इन लोगों पर नहीं चलेगा। वीडियो को देख लेते हैं। देखिए ये वीडियो साफ है, स्क्रीन पे है और इसी को शेयर किया है राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ में, और तमाम दूसरे दलों के नेता और जो बुद्धिजीवी हैं, जो थोड़े बहुत संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं, वो इस वीडियो को जरूर शेयर करना पसंद करेंगे। बहुत दुखद है, लेकिन यही तस्वीर है हमारे लोकतंत्र की, यही तस्वीर है आज हमारे इस राजधानी की, यही तस्वीर है उस नए संसद भवन से मात्र 500 मीटर की दूरी की, जहां से ये वीडियो आप देखिए, ये कुचला जा रहा है, ये दबाया जा रहा है। इन महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कहते हैं। जब इनसे यही लड़कियां आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले कह रही थी, बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा था अपने परिवार के साथ आना, अपनी माँ के साथ आना चाय पे, और ये चाय पे भी गई थी उनके यहाँ। लेकिन आज देखिए, एक ट्वीट नहीं, एक बात नहीं, कहीं एक बयान नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आप विश्व को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कर्नाटक में चुनाव हारते हैं और यहां पर अगर कुछ नहीं होता, डुगडुगरी नहीं बजती है, तो आप जाते हैं वहां बाजा बजवाने के लिए। कहां? तो सिडनी, और वहां भी मैदान खाली मिलता है आपको। उसके बाद आप लौट के 3 बजे सुबह आते हैं और यहाँ पर ढोल नगाड़े से अपना स्वागत करवाते हैं। क्या इसी ढंग के, इसी लोकतंत्र में हम जीने के लिए पैदा हुए थे? क्या इसी लोकतंत्र को देखने के लिए हम थे? 1947 हम जिस पॉइंट पर आज खड़े हैं राजीव जी, तो पिछली जब 2014 में जब प्रधानमंत्री का पद संभाला था, तो मोदी जी ने जिस प्रकार से वहां की सीढ़ियों का मत्था टेका था, उसके बाद आज जो साष्टांग दंडवत हुए हैं, उसमें भारत एक जो है वो विपरीत दिशा की और उल्टी दिशा की ओर यात्रा पे बढ़ चला है। ये बहुत दुखद है। जिस समय उन्होंने पद संभाला उसके पहले वो एक नारा लेकर आए थे, वो नारा था कांग्रेस मुक्त भारत। तो कांग्रेस मुक्त भारत से लेकर विपक्ष मुक्त भारत, उसके बाद जितने बीच के सारे घटनाक्रम हैं, वो सारे के सारे, उसमें आप शाहीन बाग का आंदोलन ले लीजिए, किसान आंदोलन ले लीजिए, 3 तलाक पर प्रतिबंध, धारा 370 का हटाना, उसके बाद ये जितनी भी घटनाएं हैं उसका क्लाइमेक्स जो है वो हम आज देख रहे हैं। उन सारी चीजों को लेके उससे शक्ति बटोर के भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा जहां से आती है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसने इस नए भवन को बनाया है। और इस नए भवन में अब न्याय के बदले दंड देने की जो परंपरा लागू की जाएगी, उस दंड को उन्होंने आज प्रणाम किया है, साष्टांग दंडवत किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। तो आप जान के रखिए कि जो भी विरोधी विचारधारा है, उस विरोधी विचारधारा को कुचलना जो है, वैसे पहले से ही इस सरकार का और मोदी की प्रवृत्ति में रहा है वो कि विरोधी विचारधारा को खत्म किया जाए। लेकिन अब जो है मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं अधिक शक्ति से, कहीं अधिक वो बिना संकोच के, बिना किसी हया के वो काम आगे बढ़ेगा। लेकिन इसमें ये एक अच्छी बात यह है कि आज विपक्ष जो है वो इसमें शामिल नहीं है। विपक्षी एकता को अब इस बात की इन तस्वीरों को देख के और आज की नई जो संसद भवन है इसको देख के समझ जाना चाहिए कि अगर वो एकत्र नहीं हुए तो आने वाले समय में यह जो संसद भवन है, ये संसद भवन नहीं रहेगा, देश की प्रतिनिधि की संस्था नहीं रहेगी, बल्कि एक पार्टी का कार्यालय बनकर रह जाएगा। ये बहुत बड़ा संदेश जो है वो विपक्षी दलों को समझना होगा और जनता को भी समझना होगा। जनता को हर पीड़ित और दोषी, जो पीड़ित और शोषित लोग हैं, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप जिस जगह पर हैं उसी मोर्चे से आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वरना ये जो संसद भवन पुराने को बंद किया गया है, नया चालू किया गया है, ये बहुत बड़ा संदेश दे रहा है राजीव जी। इस संदेश को समझने की जरूरत है और डिकोड किए जाने की जरूरत है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ साष्टांग दंडवत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्याभिषेक लिख रहे हैं यहां राहुल गांधी की राज्याभिषेक पूरा हुआ। अब सड़क पे जो कुछ हो रहा है उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और
एक ट्वीट और लाना चाहता हूं और उस ट्वीट को भी देखिए, उस पर भी बवाल मचा हुआ। आरजेडी ने आज एक ट्वीट किया, उस ट्वीट को देखिए आरजेडी की तरफ से। ये ट्वीट है, इसमें ये क्या है, हालांकि ये नया नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये सोशल मीडिया पर पहले से चल रहा है। एक आकार है ताबूत, और ताबूत के आकार को कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश उसी हिसाब से जो नए संसद भवन की, और आरजेडी ने और कुछ लिखा नहीं है। ये क्या है लिखा है। इसके बाद बीजेपी का ट्वीट आता है इस पर और बवाल मचता है। पहला चित्र आपका भविष्य है और दूसरा भारत का, समझे सवाल। ये बीजेपी बिहार का है और पहला चित्र जो है आपका भविष्य है। भाई सबको इसी भविष्य में तो जाना है, किसका भविष्य नहीं है, ये सबका भविष्य यही है। एक न एक दिन सबका अंत आता है और यही तो भविष्य है। कोई ताबूत में जाता है, कोई चारपाई पे जाता है, कोई गोद में जाता है, कोई कहीं और जाता है, किसी और तरीके से जाता है, लेकिन जाता है। तो ये आपका भविष्य जो बताया जा रहा है बीजेपी बिहार की तरफ से। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी कि एक तो ये तस्वीर, इस पर बवाल मचा हुआ है। दूसरी तस्वीर, राहुल गांधी जिस वीडियो को शेयर कर रहे हैं उसको भी एक बार फिर से लाइए, रिकॉल करते हैं फटाफट। जो साथी बाद में जुड़े हैं उन सबका एक बार फिर से इस ब्रेकिंग न्यूज में आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। और ये एक तस्वीर है आज सुबह की तस्वीर। लोग इसी संसद भवन से, नए संसद भवन, पुराने संसद भवन जो कह लीजिए, संसद भवन से कुछ ही मीटर की दूरी पर ये लड़कियां देखिए, हाथ में तिरंगा नीचे गिरा हुआ और खुद भी गिरी हुई हैं। कभी ये तिरंगा हाथ में लेकर के ये लड़कियां जो हैं देश का नाम रोशन कर रही थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पर इतराते हैं, तो उनके इतराने में भी सिर्फ उनकी जो मेहनत अगर कह लें, अगर उन्होंने मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने की, सिर्फ उनकी मेहनत नहीं है बल्कि इन लड़कियों की भी मेहनत है जिस पर देश गर्व करता है। लेकिन ये लड़कियाँ अब क्या हो रहा है इनके साथ, ये देखिए। ये रेसलर्स हैं, जंतर मंतर पर आज विरोध प्रदर्शन का दिन था। इन लोगों को उस जगह तक जाना था, नए संसद भवन तक मार्च करना था। इनको मार्च से रोका गया, यहाँ तक तो ठीक, लेकिन मार्च से रोकने का जो जरिया था वो क्या था, कितना खौफनाक था, वो उसकी तस्वीर आपके सामने है। यहाँ कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, तस्वीरें बहुत कुछ बोल जाती हैं। प्रशांत टंडन जी देखिए, आप उन तस्वीरों को भी राजीव जी देखिए कि जो कर्मकांड हुए हैं सुबह से, और वो एक दंड रखा गया और दंड को लेके मोदी साहब पार्लियामेंट में किन लोगों के साथ घुस रहे हैं, ये तस्वीर देखिए आप। तो ये अगर अपने आप को, जैसा राहुल गांधी ने कहा अपने ट्वीट में कि राज तिलक समझ रहे हैं, तो राज तिलक समझेंगे तो उसमें, जैसा मैं पहले कह रहा था कि वो प्रजा है, बाकी वो नागरिक नहीं है। तो ये जो सलूक पुलिस कर रही है, ये उसी राज्याभिषेक का तौर तरीका है। कोई राजा, क्योंकि लोकतंत्र नहीं था पिछले जमानों में, तो हम उसकी विवेचना नहीं कर पाते। सभी राजाओं के काल में ये सब होता रहा है, कहीं कोई न्याय वगैरह की बात नहीं होती थी क्योंकि लोकतंत्र नहीं था। तो ये न्यायप्रिय राजा केवल दंत कथाओं में मिलता है, बाकी तो राजा जो है वो ऊंचे महलों में बैठता है। और आप इसी से अंदाज लगाइए कि एक जो व्यक्ति जो लोकतांत्रिक होता है उसकी प्राथमिकताएं क्या होती हैं। जब देश आजाद हुआ राजीव जी, तो हमारी औसत आयु 35 वर्ष थी। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में 1 साल बढ़ी है, 69 साल हुई पिछले 70 साल में जब तक मोदी साहब आए। 35 साल से 69 साल कैसे हुई? क्योंकि नेहरू ने IITs बनाए, एम्स बनाए, प्रयोगशालाएं बनाई, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस बनाए, और जो इमारतें हमारे पास थीं उसी से सरकार चलाई। उन्होंने अपने लिए या अपने सांसदों के लिए या अपनी सरकार के लिए महल बनाने का काम नहीं किया। तो अगर आप तुलना करें कि कोई जो तानाशाह होता है, बादशाह होता है, वो क्या करता है, वो उसकी कहानियां यही होती हैं। भले ही हम आज शाहजहां की बड़ी तारीफ करें कि बड़ा खूबसूरत ताजमहल बनाया, लेकिन शाहजहां के समय में भी उसने ताजमहल पे पैसा खर्च किया, उसने जन सुविधाएं
जिस तरीके से करनी चाहिए नहीं की होंगी। तो ये जो बादशाह डिक्टेटर्स ये अपने स्मारक बनाने में ही अपना जीवन बिताते हैं। और लेकिन लोकतंत्र जो है वो इससे नहीं चलता है। अब लोकतंत्र को आज विपक्षी पार्टियों ने जो एकता का प्रदर्शन किया है वो काबिल तारीफ है। बहुत सारे हथकंडों के बावजूद वो एक रहे, और ज्यादा बड़ा भारत है वो जो संसद से बाहर है। अगर आप वोट शेयर के हिसाब से भी देखिएगा तो वो 50% से ऊपर भारत है जो आज संसद में नहीं है, और एक वो भारत है जो तस्वीर हम देख रहे हैं। ये नतीजा होगा राष्ट्र तिलक का जब भी आप अपने बात करेंगे। क्या ये कर रही है कि इनके साथ भीषण हुआ है, इनके बयान अखबारों में आए, हम आप यहाँ पे बोल नहीं सकते, वो बयान इतने शर्मनाक। और एक व्यक्ति ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसका एक हिस्ट्री शीटर कैमरे के सामने कहता है कि मैंने हत्या की है, वो कानून को गलत बता रहा है। वो इतना बड़ा आदमी है कि उसको नरेंद्र मोदी गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ सीटें हार जाएंगे। प्रभावशाली है, उसके पास कोई 36 वोट है कहते हैं, कहीं कुछ 10-12 सीटों का प्रभाव है उसके ऊपर। बीजेपी कुछ सीटें हार जाएगी, इसलिए ये लड़कियों को इंसाफ नहीं मिलेगा। तो ये तस्वीर राजीव जी आज जो आई है, ये प्रधानमंत्री ने जो अपना तथाकथित राज्याभिषेक करवाया है, ये उसमें पानी फेर देगी। आप देखिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। राज्याभिषेक, तथाकथित राज्याभिषेक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना करवाया है, होता रहा है, ये सुनते आए हैं राजा महाराजाओं के ज़माने में, लेकिन खुद करवाना, ये भी कहानियां हमने सुनी हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियां आई हैं जो करवाए जाते थे, ये करवाए गए। लेकिन उसके साथ साथ पैरेलली उसी समय कुछ तस्वीरें और भी इसी राजधानी से आ रही थी, जिन तस्वीरों को हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। इस देश का लोकतंत्र मरा नहीं है, जिंदा है, ये याद रखिए। और वहीं कुछ सवाल खड़े करते हैं दूसरे दलों के लोग, नेता, जिसमें से राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, आरजेडी के लोग हैं, और भी दूसरे लोग हैं, दूसरे दलों के लोग बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। इन सवालों पर भी हम चर्चा करेंगे शाम को, जब हम दोबारा आपके बीच आएंगे। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से एक चुनावी भाषण देते हुए नजर आए। बहुत विरोध हुआ कि यहाँ राष्ट्रपति यहाँ की प्रमुख होती हैं, यानी कि संसद भवन जो है या भारत का जो संसद है वो उसका प्रमुख राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति किनारे हैं और यहाँ प्रधानमंत्री सबसे ऊपर हैं। प्रधानमंत्री जी भाषण जिस ढंग से दे रहे थे, यहाँ भी उन्होंने सीना तो नहीं ठोका, लेकिन हाँ टेबल ज़रूर ठोकते हुए नजर आए। एक बार आना चाहता हूँ दीपक पाचपोर जी। संसद भवन देख करके तो बहुत लोग गदगद हैं कि बहुत अच्छा बना है। ईंट पत्थर की दीवारें, ताजमहल का भी जिक्र कर रहे थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। उसको लेकर के भी बहुत शेरो शायरियाँ होती हैं। एक शहंशाह ने बनवाकर ताजमहल हम गरीबों का उड़ाया था मजाक, ऐसा भी कहा जाता है। और ये भी एक ताजमहल से कम नहीं है। ताबूत की बात अलग हो रही है, लेकिन लोकतंत्र है और संसद है, संसद तो पहले भी। लेकिन वैसे में ये जो कुछ हो रहा है, जो कर्मकांड किया गया है, इसको दुनिया के नज़र से, आप भारत के नहीं है, भारतीय नहीं है, आप भारत से बाहर के हैं, उस हिसाब से ज़रा देखने की कोशिश कीजिए। आप लंदन में बैठे हैं, ब्रिटिश हैं आपने ही इस देश को सौंपा था, मान लीजिए थोड़ी देर, माउंटबेटन आप ही हैं। दीपक जी, किस रूप में आप देखेंगे? जी राजीव जी, देखिए 1947 में जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जो विकास का चैलेंज था वो तो था ही था, उसके अलावा उनके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो थी इस समाज के अंदर जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उनके बीच के टकराव को टालना, ताकि भारत के विकास का रास्ता जो है वो बहुत सुगमता से वो आगे बढ़े। इसके लिए उन्होंने इन तमाम तरह के कर्मकांडों से पूरी की पूरी अपने आप को विलग कर लिया था, अलग कर लिया था। मुझे लगता है कि नेहरू ने 18 वर्षों के दौरान ऐसी भी तस्वीर आज भी नहीं थी जिसमें वो कोई पूजा अर्चना कर रहे हो या कोई कमंडल पहन के या कोई कर्मकांड कर रहे थे, जबकि वो
इन चीजों में ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आस्था नहीं रखते, ऐसी कोई बात नहीं थी। हालांकि उनका कोई दिखावा नहीं था, कश्मीरी पंडित थे वो, उन्हें धर्म का, अध्यात्म का, भारत के दर्शन शास्त्र का, यहाँ की संस्कृति का अद्भुत ज्ञान था। उनकी लिखी किताबों का अगर हम पढ़ते हैं तो चमत्कृत हो जाते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति के अंदर इतना ज्ञान समाया हुआ था। आप याद कीजिए कितने राजनीतिज्ञों के को लोग पंडित कहकर पुकारते थे। नेहरू जो थे जिन्हें हमेशा पंडित जी कहा जाता था, लेकिन वो पंडित जी थे, वो ज्ञान के पंडित थे, वो ऐसे पंडित नहीं थे, इन कर्मकांडों के पंडित नहीं थे। तो उन्होंने भारत को उस कर्मकांड से, अनावश्यक के आडंबर से, उन चीजों से बचा कर निकाला था। और लेकिन मोदी जी ने ले जाकर उसी अंधी गली में भारत को फिर से फंसा दिया। आपको तो वैसे भी हर तरह के कर्मकांड करने की पूरी छूट है, यहाँ भारत के संविधान ने सबको छूट दी है। आप अपने अपने रिचुअल्स को, अपनी परंपराओं को, अपने धर्म के जो सारे जो सामाजिक संस्कार है उनको आप आराम से पूरा कर रहे हैं। लेकिन उसका जो दिखावा जो है और उसको फिर राजनीति में प्रविष्ट करना, ये जो है बहुत घातक खेल है, जिसका क्लाइमेक्स हम आज देख रहे हैं। इसकी पराकाष्ठा है कि नया संसद जब बन रहा है तो वो सारा का सारा जो है वो धर्मगुरुओं के इस पर बन रहा है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि मोदी सरकार और खुद मोदी जी या आरएसएस जो है वो एकाएक इस मुद्दे, इस बिंदु पर नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने पिछले 9-10 सालों में पूरी यात्रा की है। आप याद कीजिए, बार बार जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है, बार बार ये भी बात होती है कि नया संविधान लागू किया जाए। तो धीरे धीरे जो बात है ये आगे बढ़ रही है। लोगों को अगर ये लगता है कि यहीं पर रुक जाएंगे मोदी जी, तो ऐसा नहीं है। मोदी जी अपने ट्रोल आर्मी के द्वारा, अपने समर्थकों के द्वारा, सामने बैठे हुए अनेक जो उनके अपने सांसद हैं और कुछ विपक्षी पार्टियां जो उनका विरोध नहीं कर रही हैं, जो विरोध नहीं कर रहे हैं वो भी आप देखिए कि मौन समर्थन ही कर रही हैं। जबकि यह मुद्दा ऐसा था कि हर विपक्षी दल को खड़े होकर संविधान के पक्ष में खड़ा होना था और कहना यह था कि अगर आप इस तरीके के कोई रिचुअल्स करना चाहते हैं, धार्मिक कर्मकांड करना चाहते हैं, तो इस देश में बाकी लोग भी हैं, अन्य धर्म भी हैं, उनको भी बुलाइए, उनके धर्म गुरुओं को बुलाइए, सबको बुलाइए। और बुलाया भी जाना चाहिए था। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि अगर बुलाना था तो हर किसी धर्म के लोगों को बुलाना चाहिए था। क्यों नहीं इसमें पादरी आ सकते हैं, क्यों नहीं मुस्लिमों को इसमें धर्म गुरु आ सकते हैं, यहूदियों के आ सकते हैं, बहुत सारे धर्म हमारे देश में है, पारसियों के आ सकते हैं। हम सबने मिलकर इस भारत को बनाया है। भारत को किसी एक धर्म ने या किसी एक समुदाय ने, एक संप्रदाय ने तो नहीं बनाया है। और ये जो संसद है, जब आप विकास की बात करते हैं कि सारी दुनिया देखेगी, अगर जो मुझे ऐसा लगता है कि जहां से उन्होंने बार बार उंगली ठोक कर बताया, मुझे लगता है कि विकास यहीं से शुरू होगा, ऐसा बताना चाहते हैं वो कि देखिए विश्व का जो विकास है इस टेबल से ही, मेरी टेबल से ही शुरू होने जा रहा है। तो भाई इस विकास में जब आप सारी दुनिया को समाविष्ट करना चाहते हैं, दुनिया के 197 देशों को शामिल करना चाहते हैं, तो पहले अपने देश के बाकी समुदायों को तो शामिल कीजिए। तो वो कहां है? ये कुल जमा सब विपक्षियों को मैं फिर से कहता हूं कि समझ जाना चाहिए कि आने वाले समय में अगला 3-4 चुनाव अगर मोदी जी हार जाते हैं तो ऐसा कठोर कदम उठा सकते हैं, ऐसा क्रूर कदम उठा सकते हैं जिसकी कल्पना जो है हम कर ही नहीं सकते। विपक्ष को, पूरा का पूरा संपूर्ण विपक्ष को आज हर मुद्दे पर एकत्र होकर लड़ना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत जो पहलवान बेटियों के बचाने से शुरू हो सकती है। अब अभी आप देखिए, हम बार बार विपक्षी दलों की बात करते हैं, कहां है बाकी विपक्षी दल पहलवान बेटियों के साथ? गिनती के 2-3 लोगों ने उनके पक्ष में ट्वीट जारी किया है। यही छोटे छोटे जो बिंदु है, सरकार के खिलाफ लड़ाई जो है यहीं से शुरू हो सकती है राजीव जी, ऐसा मुझे लगता है। वरना आने वाले दिन बेहद लोकतंत्र के लिए बेहद कठिन होंगे। और वो जो ताबूत के आकार जो दिखाया गया है, ताबूत, वो शायद लोकतंत्र का ताबूत साबित हो सकता है। राजीव जी। जी आखिरी कमेंट चाहूंगा प्रशांत टंडन जी आपसे भी। हम शाम को इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। एक स्पेशल ब्रेकिंग आप लोगों के बीच लेकर के हम इस वक्त मौजूद हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ आज 2 तस्वीरें लोकतंत्र की दिखाई दे रही हैं, एक लोकतंत्र जो है वो राजतंत्र की ओर बढ़ता हुआ, राजाभिषेक की तरफ बढ़ता हुआ, एक वो हमने देखा एक तस्वीर, और एक तस्वीर लोकतंत्र की जो सच्ची तस्वीर है जहाँ लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है, और वो जंतर मंतर पर वो भी हम देख रहे थे। 2 तस्वीरें अलग अलग, उन तस्वीरों को लेकर के आपके बीच और समझने की यहाँ ये ज़रूरत है कि क्या सचमुच हमारा देश विकास कर रहा है, उस दिशा में जा रहा है। जरा आखिरी कमेंट, क्लोजिंग कमेंट प्रशांत टंडन जी। राजीव जी, अगले महीने नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पे जा रहे हैं। राहुल गांधी शायद पहुंच चुके होंगे। अब मेरा मोदी साहब से एक विनती है कि जब अमेरिका जाएं तो एनआरआईज में तो आप जमावड़ा लगाते हैं, डुगडुगी अपनी बजवाते हैं वहां पे।
जरा अमेरिका के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस में भी जाएं, देखें वहां पे सीनेट कमेटियां कैसे काम करती, वहां की पार्लियामेंट कैसे काम करती, वहां के हाउस जो कांग्रेस है वो कैसे काम करती, जिसको जो वहां की लोकसभा है वो कैसे काम करती है, उनके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कितने मजबूत हैं। उन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत कर, हम लोगों में बहुत सारी डिबेट राजीव जी, क्योंकि ये रोज एक नया हेडलाइन आ जाती है और हमारा समाज एक हेडलाइन से दूसरी हेडलाइन, दूसरी हेडलाइन से तीसरी हेडलाइन, और इसी हेडलाइन मैनेजमेंट के चक्रव्यूह में बहुत सी बुनियादी बातें हम लोगों ने करना ही छोड़ दी हैं। तो मुझे, और ये भी आज भी जो हो रहा है वो भी वही कोशिश है कि एक हेडलाइन मैनेजमेंट, कभी अतीक अहमद हेडलाइन में आ जाते हैं, तो कभी ब्रजभूषण हेडलाइन में आ जाते हैं, कभी ये सामने जो बाबा लोग बैठे हुए ये हेडलाइन में आ जाते हैं, और एक बड़ी अजीब तस्वीर भारत की बनती है। मुझे याद आ रहा है कि 13 मई 1998 में पोखरण का टेस्ट किया था वाजपेयी जी ने, और CNN की करस्पॉन्डेंट थी अनीता प्रताप। मैं भी उस वाजपेयी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतौर करस्पॉन्डेंट मौजूद था। अनीता प्रताप इंडिया गेट से रिपोर्टिंग कर रही थी और CNN का एंकर क्या कह रहा था कि राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी इज गवर्नमेंट, यानी दक्षिणपंथी हिंदू चरमपंथी बीजेपी की पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। और ये कहकर वो अमेरिका के स्टूडियो से लग रहा था शॉट्स, वो हरिद्वार के कुंभ मेला के नागा साधुओं का तस्वीर लगा रहे थे। पूरी दुनिया में ये संदेश गया कि किन लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। तो भारत की जो तस्वीर बनी पिछले कुछ वर्षों में, खासकर आर्थिक उदारवाद के बाद, कि एक भारत एक आधुनिक देश है, यहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी मेडिसिन पे बहुत काम हो रहा है, और आप देखिए कि आप क्या तस्वीर देंगे ये 21st सेंचुरी के भारत की। तो मुझे लगता है कि ये जो मेरा आखिरी कमेंट यही होगा कि जो नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन के उद्घाटन के बहाने एक नई मुहिम छेड़ी है, और वो नई मुहिम भारत के समाज को वापस सामंती व्यवस्था में लौटाने की मुहिम है। और इसीलिए उन्होंने जो है तमिलनाडु पे हमला किया है, एक तरीके से परोक्ष हमला द्रविड़ मूवमेंट पे है, पेरियार पे है, और उन्होंने किन लोगों को बुलाया है यहाँ पे। तो ये सब चीजें जो है वो एक स्थापित कर रही है कि वो लोकतांत्रिक प्रणाली से, संवैधानिक मर्यादा से, संवैधानिक मूल्यों से, आजादी की लड़ाई के मूल्यों से अलग हटाकर एक सामंती व्यवस्था लागू करने का ये प्रयोजन शुरू हुआ है आज से। जी, इस पर चर्चा और करेंगे शाम को जब 7 बजे न्यूज़ पॉइंट लेकर हम आएंगे दोस्तों, तो आप लोगों के बीच, और इन तमाम मसलों के साथ साथ जो कुछ जंतर मंतर पे चल रहा है, और उधर राहुल गांधी आज रवाना हो रहे हैं अमेरिका की यात्रा पे, और उस पर भी नज़रें टिकी हुई हैं। अमेरिका का भी जिक्र कर रहे थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, और वहाँ राहुल गांधी जब वापस लौट के आएंगे तो उसके 2 सप्ताह बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत के लोकतंत्र और भारत के मानव अधिकारों के हनन पर कई सारे सवाल पूछे जरूर जाएंगे। पत्रकारों के सवालों का अगर जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं वहाँ, तो इन सवालों से 2-4 उन्हें होना होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं देते हैं। क्या जो बाइडेन के साथ बैठेंगे और पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे, ये भी देखना होगा। लेकिन इन सब पर चर्चा अगले 2-3 सप्ताह के बाद, आज शाम को जो चर्चा हम करेंगे उसमें ज़रूर दिन भर जो घटनाक्रम है उस पर, और साथ साथ देश में कैसे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, कैसे आवाज़ को दबाया जा रहा है, और कैसे राज्याभिषेक हो रहा है। इस चर्चा में अभी इतना ही। बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे